हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। HCS 2024 को लेकर जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे 2024 के लिए HCS का एग्जाम देने जा रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात यहां पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की। कौन थे ये चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें हम दो अलग नामों से भी जानते हैं। एक तो कौटिल्य और दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। इन दो नामों से भी इन्हें जानते हैं। किनको? इनके गुरु चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर, किसको हराकर? घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन में पूछा गया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ईंटों का, ऑप्शन बी है पत्थर का, ऑप्शन सी है लकड़ी का या ऑप्शन डी मिट्टी का। बताइए शाबाश, किस चीज से बना हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र अगर हम बात करें तो वर्तमान में बिहार राज्य में जो पटना है वो ही पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। तो पाटलिपुत्र के पास ही यानी पटना के पास ही कौन सी जगह? एक तो कुम्हरहार और दूसरा आपका हो जाएगा बुलंदी बाग। इन दो जगहों की खुदाई हुई है और वहां पर लकड़ी के महल मिले हैं। किस टाइम के हैं? मौर्य काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। कब से कब तक इनका शासन था? 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज से बना हुआ था? तो लकड़ी से बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, कौन सा है? इसमें से कौन सा अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिमी भारत तक था। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे बिहार है और बिहार में पटना जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमें बताना है कि कौन से अभिलेख से पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया है पश्चिमी भारत, ये कौन सा भारत है? पश्चिमी भारत, और इधर वाला पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, लेकिन किस अभिलेख से पता चलेगा कि पश्चिमी भारत तक भी उसका जो साम्राज्य फैला हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या ऑप्शन डी अशोक का सोपरा शिलालेख। तो बताइए शाबाश, कौन से शिलालेख या कौन से अभिलेख से हमें पता चलेगा? कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे उड़ीसा है। और कलिंग कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कौन से भाग में है? ये पूर्वी भाग में है और हमें पश्चिमी भाग वाला बताना है। अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का सोपरा शिलालेख, इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा? इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख 150 ईसा पूर्व का है और इस शिलालेख में बताया गया है कि जो सुदर्शन झील है, जूनागढ़ आपका कहां पे पड़ता है? गुजरात वाले एरिया में।
कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें बताया गया है कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। और पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त के टाइम का प्रांतीय राज्यपाल था ये। जिस तरह से आज के टाइम में अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन था उस टाइम भी अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राज्यपाल होते थे। उन प्रांतों का शासन राज्यपालों के द्वारा संभाला जाता था। तो जो जूनागढ़ है वहां के जो राज्यपाल थे कौन थे? पुष्यगुप्त थे। और उन्हीं के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और इससे नहरें निकलवाने का काम किसके टाइम में किया गया था? अशोक के टाइम में। क्या की गई थी? नहरें निकाली गई थी। किसके टाइम में? अशोक के टाइम में। कौन सी झील से नहरें निकाली गई थी? तो सुदर्शन झील से नहरें निकाली गई थी। 150 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है, जिससे हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका शासन कहां तक था? पश्चिमी भारत तक था। क्योंकि जो पश्चिमी भारत में सुदर्शन झील है वो किसके टाइम की है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? तो वो तो हो जाएगा रुद्रदामन से, क्योंकि जूनागढ़ शिलालेख किसके द्वारा, किसके टाइम का है? रुद्रदामन के। और उसी शिलालेख पे ये अंकित है कि सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया है। और पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त का प्रांतीय राज्यपाल था। बाद में अशोक के टाइम में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके पोते कौन थे? अशोक। अशोक के टाइम में सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? भारत का जो प्रथम अस्पताल बनवाया गया और दूसरा औषधि बाग निर्माण करवाया गया, ये किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी है भगवान महावीर ने, या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त ने। तो बताइए शाबाश, किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। जो सम्राट अशोक है उनको उनके युद्ध से ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? उनके परोपकारी कार्यों के लिए। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सम्राट है जिनको युद्ध से ज्यादा उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है? तो सम्राट अशोक को जाना जाता है, जिन्होंने पशुओं के लिए और मनुष्य दोनों के लिए अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था। पहले के टाइम में जो सम्राट हुआ करते थे वो शिकार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने क्या किया था? पशुओं और पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी है चोल राज्य में व्यापारी, या शक सेना में अधिकारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आज के टाइम में हम अगर बात करें आईएएस की, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उस टाइम में क्या होते थे? रज्जुक। जिस तरह का कार्य आजकल आईएएस ऑफिसर संभाल रहे हैं उसी तरह का कार्य उस टाइम में अशोक के टाइम में कौन संभाला करते थे? रज्जुक, जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे सम्राट अशोक। हर जिले में एक रज्जुक होता था, जिस तरह से आज के टाइम में हर जिले में एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य शासन में अधिकारी होते थे कौन? रज्जुक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है दलालों को, ऑप्शन बी है व्यापारियों के काफिले को, ऑप्शन सी है महाजनों को, या ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों को। सार्थवाह किसे कहा जाता है? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? सार्थवाह की जानकारी हमें कहां से मिलती है ये भी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी व्यापारियों के काफिले को। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है चाणक्य के अर्थशास्त्र से। कहां से मिलेगी? चाणक्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है सार्थवाद के बारे में। और ये कौन होते थे? व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था रज्जुक कौन थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है अशोक के शिलालेखों से। कहां से मिलेगी? अशोक के शिलालेखों से। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख नहीं, सॉरी, अशोक के अभिलेख। जो अभिलेख थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपके हो जाएंगे शिलालेख, दूसरे नंबर पे स्तंभलेख, और तीसरा आपका हो जाएगा गुहालेख। शिलालेख कहा जाता है कि बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लिखा जाता है उन्हें कहा जाएगा शिलालेख, यानी बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर खुदाई करके कुछ भी लिखा जाए उन्हें शिलालेख कहा जाएगा। स्तंभलेख जैसे खंभों के ऊपर जो पत्थर के खंभे बने होते हैं उन पर अगर कुछ भी लिखा जाता है तो वो आपके कहलाएंगे स्तंभलेख। और गुफाओं के अंदर, जिस तरह हम भीमबेटका गुफाओं को देखते हैं तो गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए हैं, लेकिन इस टाइम में क्या हुआ था कि लेखन कार्य शुरू हो चुका था मौर्य साम्राज्य में। तो इसको हम क्या कहेंगे? गुहालेख, क्योंकि वहां पे लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, सार्थवाद किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था कि अब जो सम्राट अशोक है उसके जो अभिलेख है उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं, और इनके शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, या ऑप्शन डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? अगर लिपि की मैं बात करूं तो वो हो जाएगी बर्मी लिपि। कौन सी हो जाएगी? बर्मी लिपि। और भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? प्राकृत भाषा। लेकिन 2 ऐसे शिलालेख हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से वो शिलालेख हैं जिनकी लिपि बर्मी ना होके कौन सी है? खरोष्टी है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के कौन से 2 शिलालेख है जिनकी लिपि बर्मी ना होकर कौन सी है? खरोष्टी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और भाषा अगर पूछे तो वो हो जाएगी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मृत्युदंड, ऑप्शन बी है सामानों की कुर्की। कुर्की का मतलब होता है जब्त करना, यानी जब्ती। ऑप्शन सी है कारावास, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? मौर्य काल में प्रशासन को कैसे चलाया जाता है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है मेगास्थनीज की पुस्तक। कौन सी थी? इंडिका पुस्तक से। इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम में जो शासन चलाया जाता था उसके लिए एक अलग अलग सदस्यों की समिति होती थी, जिनमें टोटल 30 सदस्य थे। 6 समिति होती थी और 5 सदस्य हर समिति में थे, तो टोटल कितने हो गए? 30। यानी 6 समिति हैं, उनमें हर एक समिति में 5 सदस्य हैं, तो टोटल 30 सदस्यों की समिति होती थी जो मौर्य काल में पूरे साम्राज्य का प्रशासन देखा करती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड। यानी मौर्य काल में अगर कोई व्यक्ति कर को छुपाता है तो उसके लिए मृत्युदंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतोल का प्रभारी था? मापतोल का प्रभारी कौन सा अधिकारी होता था? ऑप्शन ए है पोतवाध्यक्ष, ऑप्शन बी है पण्याध्यक्ष, ऑप्शन सी है सीताध्यक्ष,
ऑप्शन डी है सुनाध्यक्ष। कौन सा अधिकारी है जो मापतोल का प्रभारी होता था? पण्याध्यक्ष ये होता था आपकी वाणिज्य विभाग का। शीताध्यक्ष भूमि कर से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? भूमि कर से। सुनाध्यक्ष ये बुच्चड़ खाने के अध्यक्ष थे। किसके? बुच्चड़ खाने के। हमें बताना है मापतोल का प्रभारी, तो वो कौन होते थे? पोतवाध्यक्ष। मापतोल के प्रभारी हो जाएंगे पोतवाध्यक्ष। पन्नाध्यक्ष वाणिज्य विभाग के। शीताध्यक्ष भूमि कर से संबंधित है। सुनाध्यक्ष हमारी भाषा में कहते हैं ना कि ये व्यक्ति तो सुना एकदम, तो ऐसे व्यक्ति को ही बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो सुना हो। तो ये तो सुनाध्यक्ष किसका हो जाएगा? बुच्चड़ खाने का। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? यानी प्राचीन काल में अगर हम देखें तो जो राजा महाराजा होते थे उनका जो इतिहास था, जो उनके बारे में जो उनको गा कर बताया जाता था, किसके द्वारा बताया जाता था? गा कर जो उनके इतिहास थे उनको किन के द्वारा कंठस्थ किया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सरमण, ऑप्शन बी है परिव्राजक, ऑप्शन सी है अग्रहारिक, ऑप्शन डी है मागध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मागध। मागध या दूसरा ऑप्शन भी आ सकता है सूतवर्ग। दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे, चाहे मागध है या सूतवर्ग है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कुषाणों के द्वारा, ऑप्शन बी है द्रविड़ों के द्वारा, ऑप्शन सी है आर्यों के द्वारा या ऑप्शन डी है मौर्यों के द्वारा। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहां से शुरू हुई थी? तो ये शुरू की गई थी चोलों के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? चोलों के द्वारा। चोलों की अगर मैं बात करूं तो इनका साम्राज्य कहां पे था? दक्षिणी भारत में। कहां पे था? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारतीय लोगों को क्या कहा जाता है? द्रविड़। तो ऑप्शन में आपसे दोनों ही क्वेश्चन आंसर दिए हो सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन। द्रविड़ भी दिया हो सकता है और चोल भी दिया हो सकता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? चोलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिणी भारत में इनको क्या बोला जाता है? द्रविड़ बोला जाता है। जब हम मंदिरों की शैलियों के बारे में पढ़ते हैं तो अगर हम भारत की बात करें तो उत्तरी भारत वाले एरिया में किस तरह की शैली के मंदिर बनाए जाते हैं? नागर शैली में। मध्य भारत में बेसर शैली में बनाए जाते हैं और दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की मंदिर आप जब देखोगे तो ऊपर के जो गुंबद बने होते हैं वो सीढ़ी नुमा बने होते हैं, लेकिन उत्तरी भारत के मंदिर में जो ऊपर के गुंबद बने होते हैं वो एकदम सीधे बने होते हैं। तो इनमें ये अंतर होता है। बेसर शैली होती है, नागर और द्रविड़ दोनों की मिली जुली शैली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? कौन सा जो है? ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो अगर मैं बात करूं मनुस्मृति की तो इसके 38वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 38वें अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विधुर हो जाता है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति दोबारा विवाह कर सकता है। यानी हम देखते हैं कि उस समय भी क्या था? पितृसत्तात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित बताया गया है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के मामले में है,
पुरुष जो है दोबारा विवाह कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो पीसीएस के एग्जाम में आपसे पीछे पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी बच्चे आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।